आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य ताकत की जो दुनिया के हर बड़े फैसले के पीछे काम करती है। आज की इस खास चर्चा में हम सत्ता और राजनीति के उस छिपे हुए खेल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे और आपके, बल्कि सच कहा जाए तो हम सब के दैनिक जीवन को खामोशी से चला रहा है। सवाल ये है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वास्तव में डोर किसके हाथ में है? चुनाव तो होते हैं, लेकिन क्या सच में फैसले उसी आधार पर होते हैं? चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक राज्य के उदय से, फिर समझेंगे कि सत्ता वास्तव में किसके पास है। इसके बाद हम दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों, एलीट थ्योरी और बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट दृष्टिकोण के बीच की बहस को देखेंगे और अंत में शासन की वास्तविकताओं और असमानताओं पर नजर डालेंगे। चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, आधुनिक राज्य का उदय। आखिर सत्ता सामंती अराजकता के उस दौर से निकलकर आज के एक संप्रभु राज्य तक कैसे पहुंची? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 9वीं से 11वीं सदी के बीच का समय काफी बिखरा हुआ था। उस वक्त सामंती नेटवर्क और स्थानीय रईसों का ही दबदबा हुआ करता था, जो अपनी जागीरों में अपनी ही मर्जी चलाते थे। फिर 13वीं सदी तक आते आते एस्टेट्स का उदय हुआ, जहां सत्ता थोड़ी बहुत साझा होने लगी। लेकिन असल बदलाव आया 16वीं सदी में। यहीं से एक स्वतंत्र संप्रभु आधुनिक राज्य ने आकार लेना शुरू किया, जहां सत्ता अलग अलग टुकड़ों में न होकर स्वायत्त संस्थानों के रूप में केंद्रित होने लगी। इस नए आधुनिक राज्य को मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने बहुत ही सटीक ढंग से समझाया है। उनके मुताबिक राज्य एक ऐसा केंद्रित ढांचा है जिसके पास किसी तय इलाके में शारीरिक बल के वैध या कानूनी उपयोग का एकाधिकार होता है। मतलब समाज में अनगिनत संगठन हो सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर बल प्रयोग करने, सेना रखने या नियम लागू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है। यही एक बात इसे बाकी सभी संगठनों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब जब हमने आधुनिक राज्य का खाका समझ लिया है, तो अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सत्ता वास्तव में किसके पास है? सच मानिए, ये किसी बड़े लोकतांत्रिक रहस्य से कम नहीं है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिपा होता है। जब चुनाव होते हैं तो लगता है कि सारी पावर जनता के हाथ में है, लेकिन वोटिंग मशीन के बटन दबने के बाद असल जिंदगी को प्रभावित करने वाले फैसले कौन ले रहा होता है? क्या सच में नीतियां आम लोगों की इच्छाओं का सीधा नतीजा होती हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? ये राजनीति विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा से बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। इस बड़े सवाल को सुलझाने के लिए हमारे सामने दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे को टक्कर देने वाली विचारधाराएं आती हैं। एक तरफ है एलीट थ्योरी, जिसका मानना है कि सत्ता मुट्ठी भर राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और रईसों के एक छोटे से शासक वर्ग में सिमटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है प्लूरलिस्ट थ्योरी, जो ये दावा करती है कि सत्ता किसी एक के पास नहीं, बल्कि समाज के कई अलग अलग प्रतिस्पर्धी हित समूहों और संगठनों में बटी हुई है। तो चलिए इस वैचारिक रस्साकशी को जरा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहस के पहले दावेदार से, यानी एलीट थ्योरी, जो मानती है कि असल में शासन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। सी राइट मिल्स जैसे विचारकों ने इस एलीट थ्योरी का समर्थन किया है, और सच कहें तो ये थ्योरी थोड़ी कड़वी सच्चाई पेश करती है। इसका मानना है कि आम जनता को शासन की असली व्यवस्थाओं से काफी हद तक बाहर रखा गया है। सत्ता सिर्फ कुछ प्रमुख कुलीनों में केंद्रित है। राजनेता, बड़े व्यापारी और बेहद अमीर लोग ही नीतियों को कंट्रोल करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग बाहर से दबाव नहीं बनाते, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर इतने शानदार तरीके से लॉबिंग करते हैं कि आम लोगों की मांगें अक्सर बड़े आराम से दरकिनार कर दी जाती हैं। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। चलिए अमेरिकी एस्टेट टैक्स की बात करते हैं। ये वो टैक्स है जो किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी छोड़ी गई संपत्ति पर लगता है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये टैक्स अमेरिका की पूरी आबादी के 1% के भी एक बहुत छोटे हिस्से, यानी सिर्फ 0.2% लोगों को प्रभावित करता है। बाकी के 99.8% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा विडंबना देखिए, इस टैक्स को हटाने से फायदा सिर्फ उन चंद बेहद अमीर परिवारों को होगा, जबकि सरकारी खजाने को अरबों डॉलर का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद ये मुद्दा बार बार नीति निर्माताओं के एजेंडे में सबसे ऊपर आ जाता है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे एलीट इनसाइड लॉबिंग काम करती है। जब बात कुलीन वर्ग के हितों की हो तो मुट्ठी भर लोगों का प्रभाव लाखों लोगों की खामोशी पर भारी पड़ जाता है। अब इस बहस के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट दृष्टिकोण।
ये सिद्धांत सत्ता को विचारों के एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। एलीट थ्योरी के दावों को पूरी तरह से टक्कर देता है प्लूरलिज्म। येल विश्वविद्यालय के मशहूर विद्वान रॉबर्ट डाल ने पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका तर्क बड़ा सीधा है, लोकतंत्र कोई बंद कमरा नहीं है जहां चंद लोग फैसले लेते हैं। ये तो एक हलचल भरा बाजार है जहां बहुत सारे समूह प्रभाव जमाने के लिए लगातार मुकाबला करते हैं। मान लीजिए, अगर आर्थिक नीतियां तय करने में बड़े व्यापारियों की चलती है, तो स्कूलों की नीतियां शिक्षाविद तय करते हैं। सत्ता इस तरह बटी हुई है कि कोई भी एक गुट हर जगह अपना एकाधिकार नहीं जमा सकता। इसी कड़ी में चार्ल्स लिंडब्लूम ने इंक्रीमेंटलिज्म का विचार सामने रखा। अक्सर कहा जाता है ना कि सरकारी काम बहुत धीमी गति से होते हैं, तो ये सिद्धांत उसी को समझाता है। बहुलवादी व्यवस्था में कोई भी नीति रातों रात कोई बड़ी क्रांति नहीं लाती। इसके बजाय दर्जनों अलग अलग गुटों के बीच छोटे छोटे बदलावों, लगातार सौदेबाजी और आपसी समझौतों के जरिए नीतियां धीरे धीरे अपनी शक्ल लेती हैं। और ये सब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग संगठन अपनी बात मनवाने के लिए कई रास्तों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। पहले चुनावी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, फिर लॉबिंग और वकालत करते हैं। बात ना बने तो जन अभियान चलाए जाते हैं, अदालतों में कानूनी चुनौतियां दी जाती हैं और आखिर में एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाए जाते हैं। ये नीति निर्माण की एक बेहद जटिल चेन है जहां हर कदम पर पावर का खेल चलता है। अगर आज के लोकतांत्रिक देशों को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। भारत का ही उदाहरण लें तो जीएसटी लागू करना हो या कृषि सुधारों जैसी बड़ी नीतियां, इनके लिए छोटे व्यवसायों, बड़ी कंपनियों, किसान संघों, क्षेत्रीय दलों और राज्य सरकारों जैसे बिल्कुल अलग अलग हितधारकों के बीच लंबी और मुश्किल सौदेबाजी करनी पड़ी। कोई एक समूह अपनी मर्जी नहीं चला सका। अंत में जो भी नतीजा निकला वो एक क्रमिक और व्यवहारिक समझौते का ही रूप था। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम असमानताओं और शासन की जमीनी सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि इस बहुलवादी बाजार की भी अपनी कुछ साफ सीमाएं हैं। देखिए, प्लूरलिज्म सुनने में बड़ा अच्छा और एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन असलियत में विचारों का ये बाजार सबके लिए बराबर नहीं है। संसाधनों की कमी या अधिकता एक बड़ा असंतुलन पैदा करती है। जाहिर सी बात है, जिस बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास करोड़ों का फंड है, उसकी पहुंच नीति निर्माताओं तक ज्यादा आसानी से होगी। दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाले जमीनी स्तर के नागरिक समूहों के लिए खुद को संगठित करना और अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि लोकतांत्रिक शासन अपनी बनावट से ही थोड़ा उलझा हुआ और विवादास्पद है। जो भी नीतियां बनकर आती हैं, वो किसी एक व्यक्ति या समूह के परफेक्ट विजन का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो समाज के तमाम ताकतवर और कमजोर गुटों के बीच हुए समझौतों का एक मिला जुला रूप होती हैं। यहाँ कुछ भी पूरी तरह से आसान नहीं होता, सब कुछ एक व्यवहारिक समझौते पर टिका होता है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ना जरूरी है। जब कोई अपने आसपास के सिस्टम को गहराई से देखता है, तो क्या सच में एक ऐसा विविध बाजार नजर आता है जो समाज को दिशा दे रहा है, या फिर आज भी उस बंद पर्दे के पीछे बैठे कुछ रसूखदार कुलीन लोग ही सत्ता की सारी डोर खींच रहे हैं? जवाब शायद इतना सीधा नहीं है, लेकिन ये लगातार सोचने पर मजबूर जरूर करता है।